जब इस माशरे में निकला तो फिर उसने हिम्मत ना हारी और एक वक्त ऐसा आया कि वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक नुमाया नाम बना, फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतें साबित की, कहानियाँ लिखने बैठा तो माशरे को लिखता चला गया, समाज को लिखता चला गया। क्या क्या मैं बताऊं, बेहतर ये है कि सना हम उनसे ख़ुद पूछें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इब्ने आस? वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आप जैसे लोगों को देख के मुझे बेहद खुशी होती है, और इसलिए होती है कि आप लोग सचमुच में इस माशरे की जो है उम्मीद है। बेशक क्यों सना? बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे ड्रामे लिखे हैं आपने। मतलब आपको याद है कि आपका पहला ड्रामा या पहली कहानी कौन सी थी? हाँ, ड्रामा असल में आपके तो इल्म है कि मैं पहले बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता था, जी। फिर डाइजेस्टो में लिखना शुरू किया, फिर सहाफ़त में आया, ड्रामे की तरफ मैं सबसे आखिर में आया। तो जो पहला ड्रामा था, मुझे याद है कि अबू ज़र होते थे हमारे दोस्त, और बख्तियार अहमद बहुत सीनियर डायरेक्टर थे। उनके लिए एक सिंगल प्ले लिखा था मैंने, और वो शुगल में हमारे एक दोस्त थे पाशा भाई, उन्होंने कहा कि एक ड्रामा लिखना। वो हम शायद क्या था उसका, जहर उसका नाम था ड्रामे का। और हाँ, सिंगल प्ले था। क्या क्या कुछ टाइम याद है, सन कौन सा होगा ये? लगभग 16 साल तो हो गए। ठीक है। उस ज़माने में प्राइवेट चैनल कम थे, ठीक है। 2-4 ही थे, और मेरा ड्रामा लिखने का कोई बाकायदा मूड नहीं था, वो ऐसे शुगल में लिखा था। अच्छा। फिर जब सहाफ़त छोड़ना पड़ी और वहाँ से निकल के मैं आया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो अचानक ये आया कि वो ड्रामा लिखना चाहिए, और ड्रामा मैंने जाके 1-2 लोगों से बात की जिन्होंने मेरा ड्रामा बनाया था, उनसे पूछा कि कैसे लिखा जाता है, आपने बनाया है और मेरे स्क्रिप्ट में क्या खामी थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। तो मैंने ठीक है, ये तो आता है मुझे, ये तो लिख दूंगा मैं। तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। आतिफ़ हुसैन से रब्ता किया, वो मेरे पास एक ज़माने में मेरे साथ थिएटर करते थे। मैं, आतिफ़ हुसैन और फसी वगैरह सब मिल के, वजी था, वजी वारसी नाम है शायद, वजी वारसी। अच्छा। वो आजकल एयर वाई पे होते हैं, वो थे। और एक खातून थी। हम सब आर्ट्स काउंसिल में थिएटर करते थे, स्ट्रीट थिएटर के नाम से। तो आतिफ़ से रब्ता किया, आतिफ़ ने वेलकम कहा, उसने एक ड्रामा लिखवाया, वो कालक के नाम से एक ड्रामा लिखा, वो रातों रात हिट हो गया। उसके बाद बस, फिर उसके बाद चल सो चल। लेकिन आप जैसे लोगों ने भी स्ट्रगल की, ड्रामे को समझा, लिखा, फिर आगे अपनी सलाहियतों को साबित किया। पीटीवी का दौर हम देखें, जब आप बच्चे होंगे, हम बच्चे थे, तो हम पीटीवी देखते थे। ड्रामा जो था वो माशरे की तरबियत का काम कर रहा था। ये अब ऐसा क्या हो गया है, हमारे ड्रामे की औरत जो है वो हालत बैन से बाहर क्यों नहीं आ रही? माजरत के साथ। असल में बहुत ये वो सवाल है जो हर गुफ्तगू में, हर महफिल में हमसे किया जाता है। बहुत मज़े की बात है कि आपने भी वो सवाल किया। असल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहले मैं बहुत कुड़ता था इन बातों पर कि यार ये औरत को क्यों रुला रहे हैं इतना। अब मुझे समझ में आ गया है। मसला ये है कि आपका व्यूवर 80% से 90% वो औरतें हैं जो घर में बैठी हैं, और उनका एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी का ड्रामा है। ठीक है। और वो खाना पकाते हुए किचन से झांक कर, पलट कर देख के वो ड्रामा देख लेती हैं। कुछ उनसे मिलती जुलती असल में हर औरत अपने आप को मजलूम समझती है। बेशक। अच्छा, समझती है, और आप मुस्कुराए भी हैं, तो मतलब है नहीं, नहीं। होती नहीं है। नहीं, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि जो कहानी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरा किरदार दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे, क्या वाकई औरत इतनी नहीं, मजलूम हमारे है भी? औरत इतनी मजलूम नहीं है। ये और आज क्या हो रहा है? ये इफेक्ट है क्योंकि हमने अपनी माँ को देखा है, अपनी बहनों को देखा है, अपने ख़ानदान में देखा है। तो ये दो तरफा चीज़ें हैं। ऐसा है कि जुल्म करने के लिए जब औरत को निशाना बनाया तो ज़्यादा बड़ा लगता है। वरना अगर आप नोट करें तो अगर कोई लड़की अगर घर से भागती है और उसके साथ उसका महबूब है, तो सिर्फ लड़की को नहीं मारा जाता, लड़के को ही मारा जाता है। हाँ। तो लाशें दो उठती हैं, ऐसा नहीं है कि, और वो जेल में ज़्यादा आदमी सड़ता है, औरतें नहीं सड़ती हैं, औरतें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जो खानगी मसाइल हैं उसमें ऐसा है वाकई, कुछ जगहों पर, कुछ घरों में, या कुछ आदमी, कुछ 10%, 5%, 3%, जो भी आप फ़ीसद कर लें, वो तरबियत ना होने की वजह से, माँ की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से या घर की तरफ से,
या एजुकेशन ना होने की वजह से वो शफाक भी हैं, जालिम भी हैं, हाथ भी उठाते हैं। तो वो हम उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं और हर औरत को ये लग रहा होता है कि चूँकि उसकी ज़िंदगी एक घर के अंदर महदूद होती है औरत की, उसके पास इंटरटेनमेंट के या दुनिया को देखने के वो इतने मौक़े नहीं होते, तो वो अपने आप को पिसी हुई ज़्यादा महसूस करती है। छोटी छोटी चीज़ें उसको ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, उसको लग रहा होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। फिर उसके साथ जुल्म के पहाड़ असल में वो घर में मौजूद औरतें ही तोड़ रही होती हैं, तो वो और ज़्यादा बेचारी अपने अंदर सिमटी भी होती है। ज़रा कुछ करना चाहती है या कुछ बोलना चाहती है तो उसको लगता है कि घर तो टूट जाएगा या घर तो जालिम फिर वो मियाँ बन जाता है एक सेकंड में। तो इस मामले में तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में औरतें बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत आगे भी जा रही हैं। बाज़ मकाम पे तो लगता है कि आदमी मजलूम है, बाज़ सिचुएशन में तो ऐसा लगता है। मैं कई ऐसे इदारों में काम कर चुका हूँ जहाँ पर ख़वातीन सब आती, हमें ऐसा लगता था इतनी जालिम औरतें कहाँ से आती हैं। लेकिन बहरतौर ये मजबूरी हमारी है कि हमें कहानियाँ उसी तरह की लिखना पड़ती हैं कि उन वीवर के लिए। आप जिस तरह का वीवर आपके पास है, जिस तरह की आपकी सोशल एक सर्कल है, उसमें उसी तरह की कहानियाँ। यानी ये खालिसतन तिजारती मसला है। बिल्कुल तिजारती मसला है। अगर हम मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं अभी एक सीरियल लिख रहा था, उसका नाम था औरतज़ाद। उस कहानी में उस लड़की जो लड़की थी, उसकी कहानी ये थी कि वो निकलती है बाहर और मुख्तलिफ जगहों पे काम करती है। वो हमें चेंज करना पड़ गया। उसमें यह था कि हर 6, 7, 8 मुख्तलिफ शोबे में जाती है, वहाँ देखती है किस तरह औरत को शिकार बनाया जाता है। तो पहले ही मरहले पे हमें ये उसको चेंज करना पड़ गया कि हमें पता चला कि जब औरत लड़की या हीरोइन वर्किंग वुमेन होती है तो उसकी व्यूवरशिप नहीं आती है। सही। औरतें नहीं देखती वो ड्रामा। क्यों? अच्छा। कि वो तो औरतों को तो मकसद एक सेकंड में ये समझ जाती है कि ये लड़की बाहर निकल रही है तो ये गलत है। तो वो हीरोइन कैसे हो सकती है? मतलब ये यानी ये सारे नफ्सियाती पहलू सब भी चीज़ देखने पड़ते हैं। मद्देनजर रखे जाते अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं आमतौर पे इस तरह की कहानी लिखने वाला आदमी नहीं था, लेकिन मैंने लिखी ऐसी कहानियाँ। बहू रानी लिखा मैंने, रानी बेटी राज के लिए लिखा मैंने, औरतज़ाद लिखा। ज़्यादातर मेरी कहानी ऐसी है। कलमोही लिखा। कलमोही लिखा, बाबुल की दुआएं लेती जा लिखा। ज़्यादातर चिंगारी इस टाइप की कहानियाँ थी और वही ज़्यादा हिट हुई। जो इससे ज़रा सी हटकर कुछ लिटरेरी, कुछ समाजी शऊर की, कुछ एजुकेशनल कहानी लिखी, वो मुझे भी नहीं याद है कि वो कहाँ गई। वो या तो रिजेक्ट हो गई या बन गई, तो वो पता चला कि ये हुआ कि जी ये तो मतलब देखने वाली चीज़ ही नहीं थी। सही बात। भाई सना को कहते हैं कि सवाल पूछ लें, क्योंकि हमने औरत की इतनी बुराइयां कर ली वही हैं मैं कि इससे अभी पहले ये जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है। ये भी सीरियस होने वाली थी थोड़ी। आपका रिसेंटली भी ड्रामा भी था वजह तुम हो। जी, वजह तुम हो। तो उसमें भी जो कहानी दिखाई गई है, औरत को ही थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं दिखाया है। गया। अभी आपने उसको देखा नहीं, इसका मतलब सही तरीके से उसमें आदमी ही को मजलूम दिखाया गया। मजलूम आदमी को दिखाया गया है। लेकिन उसका मसला था कि वो असल में दो तरफा मामला है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो तरफा होता है। आदमी जिस टेंशन के साथ घर में आ रहा है, जिस मसाइल के कुछ झेलते हुए, जिस तरह के लोगों से डील करते हुए जब घर में आता है, तो वहाँ पर जो एक औरत है उसको अपनी दुनिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। सही। वो अपने मसलों को इतना ज़्यादा बड़ा समझती है। तो वो जो आदमी आता है उसको वो मसला बहुत छोटा लग रहा होता है, और ये छोटा लगना ही असल में जुल्म महसूस होता है औरत को कि मेरी प्रॉब्लम जो है तुम्हें नज़र ही नहीं आ रही। तुम तो मजे करके आओ बाहर से, या अपनी सोच में गुम हो। हाँ। तो वो उसमें जो ज़ाहिर है टकराव शुरू होता है उसके ऊपर था। उसके बाद जब घर टूटना शुरू होते हैं तो उसकी वजूहत बुनियादों पे यही होती है कि जब आप सामने खड़े हो जाते हैं, एक फ़रीक हो या दूसरा फ़रीक, जब आपस में तकरार जो है लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाती है तो उससे ज़्यादा घर टूट जाता है। तो इसके ऊपर हमने वो कहानी बनाई है। तो उसमें औरत मजलूम नहीं है, तो वो खुला लेने जाती है। इतनी पावरफुल है वो औरत। वही तो कि उसमें आपने जो किरदार दिखाया है, औरत को तेज दिखाया है। नहीं, बराबर हैं दोनों। वो भी गुस्सा करता है, वो भी उसी तरह जुल्म कर रहा होता है। कैसे ख्याल आया आपका? ये असल में मेरी कहानी नहीं है। मैं इस तरह की कहानी बहुत लिखी है। ये कहानी मुझसे असल में शहजाद जावेद ने लिखवाई है। शहजाद जावेद एक ब्रिलियंट आदमी है। मैं 15-16 साल से ड्रामा लिख रहा हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से, जो कंटेंट में लोग हैं, उनसे वास्ता रहा है मेरा। शहजाद के साथ काम करके मुझे इतना हैरत हुई कि उसको इतना पता है ड्रामे के बारे में, कहानी की बुनत के बारे में, जुमलों के बारे में। और मैं, ईमानदारी की बात है, बहुत जूनियर है मुझसे, मैं उसका परिस्तार हो गया। मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा यार मैं तुम्हारा परिस्तार हो गया हूँ। मुझसे जिस कहानी को जिस तरह लेके चलना है, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब सीख रहा हूँ। हालांकि मैंने सारी ज़िंदगी ये काम किया है। ये भी आपका बड़ापन है, वरना कहाँ। नहीं, वाकई ऐसा था। और वो कहानी उसने इस तरह यूँ घुमाई, हम जब डिस्कशन में चीज़ें, असल में प्रॉब्लम क्या होता है आपके ड्रामा अच्छा बनने ना बनने में, प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपसे डिस्कस कर रहा है उसको कुछ नहीं पता।
सही। अगर सामने ये वाले बहुत को, बड़ा एक हाँ, सामने वाले को पता है तो रीजनेबल बात करेगा वो, और अच्छी चीज़ सामने आएगी। अगर सामने वाले को पता नहीं है तो जिसको पता है वो अपनी मर्जी थोपेगा, जिसको पता नहीं है वो जो अपनी मर्जी थोपेगा वो ख़राब कर देगा। तो फिर हमारा चीज़ जो है वो सेठ का सौदा बन के रह जाती बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो उनको पता भी नहीं होता ना, जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है जैसे ड्रामा नहीं बना रहे हैं, हम लोग बनिए हैं। है। जी हम जो है मार्केट में क्या बिक रहा है वो अपनी दुकान में सजा रहे हैं, सही बात है। लेकिन हमें बेचना भी नहीं आता। हाय हाय, आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक हमने लेना है और ब्रेक से वापस आएंगे। मेरे देखने वाले इस बात पर यकीन रखें कि आज ड्रामे पर, फिल्म पर और सहाफ़त पर वो गुफ्तगू होगी जो अवामी है और दिल से बहुत करीब है और दिल को छू लेने वाली है। हमारे साथ रहिएगा, आते हैं ब्रेक के बाद और फिर मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। चाय खाना में आज हमारे मेहमान हैं इब्ने आस, और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ये जो चाय आप पिला रहे हैं अगर ये वो ढाबे वाली चाय हो तो क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं जनाब, चाय वही है, लेकिन ये चाय की आखिरी गाड़ी जो रात को निकलती है चैनल से उससे आती है और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और हम अपने अपने घर चले जाते हैं। भाई चाय का ज़िक्र हो, साथ में गुफ्तगू स्ट्रगल की हो, जद्दोजहद की बात हो और आपकी सहाफ़त का ज़िक्र ना हो, मैं भी आपका पेटी भाई हूँ इस हवाले से, तो कैसे मुमकिन है कि ये शो जो है मुकम्मल हो जाए। तो सहाफ़त का एक तवील जद्दोजहद का जो सफ़र है और जिन बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया और जितना आपने मनों टनों के हिसाब से काम किया, उसके बारे में हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। देखिए, मैं जैसा कि आपके इल्म है, मैं मज़दूरी करता था, अड्डे का मज़दूर था, 20 रुपये दिहाड़ी पे काम करता था, बरसों किया, शटरिंग का काम सीखा, चुनाई प्लस्तर का काम सीखा, मेसन बन गया बिल्कुल, वो करता रहा, खासे काम किए। तो ऐसे में कहानियाँ मेरी छपती थी मुख्तलिफ रिसालों में। महमूद शाम हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, उनका एक दिन मुझे कार्ड मिला तो कि जी आप आकर मिले। मैं जाकर मिला तो उन्होंने, वो एक लंबी कहानी है, ज़ाहिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उन्होंने मुझे टोट बटोट का एडिटर बना दिया बहुत छोटी उम्र में। और वहाँ से मेरा एक सहाफ़ती करियर शुरू हुआ। मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, मैं 9वीं 10वीं मैंने पढ़ाई करके छोड़ी हुई थी। टोट बटोट की एडिटरशिप मिलने के बाद मैंने प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों में गया। जब टोट बटोट की जॉब 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद छोड़ी तो एक मैगज़ीन निकल रहा था सुपर स्टारडस्ट, वहाँ नईम हबीब के पास हनीफ सैर ने मुझे भेजा और मैं वहाँ पर असिस्टेंट एडिटर लग गया। वहाँ कुछ तर्जुमे करना सीखे और एक मकसद नईम हबीब के पास खासा सीखा मैंने। वैसे तो मेरे उस्ताद हनीफ सैर हैं, लेकिन शो बिज़नेस की सहाफ़त मैंने नईम हबीब से सीखी और उसका कमर्शलिज़म कि क्या छापना है क्या नहीं छापना, डमी कैसे बनती है, रिसाला कैसे तैयार होता है, ये सब वहाँ सीखा मैंने। ठीक। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली एक एडिटर बन गया था। जब मुझे एक अच्छी ऑफ़र आई तो मैं फासला एक इदारा था वहाँ चला गया, वहाँ से 3 पर्चे निकलते थे। स्टार एंड स्टाइल का एडिटर बन गया मैं, कोई 4-5 साल वहाँ रहा और कामयाबी से चलाने के बाद फिर शो लाइफ एक मैगज़ीन निकाला जो एक रेहाना खान नाम की खातून मेरे साथ थी इसमें। वहाँ से फिर मैं इमरान डाइजेस्ट चला गया, उनका एक पर्चा था मूवी स्टार्स, वो एडिट करता रहा, इमरान डाइजेस्ट एडिट करता रहा 4-5 साल तक। फिर उम्मत चला गया, जब उम्मत शुरू हुआ तो मैगज़ीन में एक बंदे की ज़रूरत थी, मैं चला गया वहाँ पर और वहाँ पे मैगज़ीन शुरू किया। और बहुत मकसद वो जो एक दौर था उम्मत वाला, वो एक कमाल दौर था। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात का मौका मिला। महमूद शाम के इदारे में बहुत बड़े लोगों से मुलाकात का मौका मिला। इमरान डाइजेस्ट में भी बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, महमूद खाबर से मिला, आमिर महमूद से मिला। और फिर प्रेस क्लब की साहब वो शुरू हो गई, वो आना जाना, आर्ट्स काउंसिल, रिपोर्टिंग करता रहा मैं। तो वहाँ से फिर जुर्रत गया, जब उम्मत छोड़ा 10 साल के बाद और ड्रामा लिखना शुरू किया तो जुर्रत कुछ अर्सा किया। और भी आपका सबरंग डाइजेस्ट का मैं जब दोबारा शुरू हुआ तो उसका एडिटर मुंतखब किया गया, लेकिन वो मैंने की नहीं जॉब, मैं छोड़ के आ गया था। बहरतौर ये सहाफ़त का एक 15-20 साल का, 20-25 साल का, 30 साल का जो सफ़र था,
इसमें बड़े तजुर्बात हुए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सहाफ़त है ये असल में वडेराना सहाफ़त है। अच्छा। और जो अखबारी मालकान हैं और रसाइल के मालकान हैं ये अपनी ज़ात में ख़ुद बहुत बड़े वो हैं अपना वडेरे। ठीक है। तो ये मेरे मिजाज से के ख़िलाफ़ रहा तो मैं नहीं, वहाँ ड्रामे के शोबे में वडेरे नहीं मिले आपको? नहीं, ड्रामे के शोबे के अंदर ताजिर हैं, अच्छा। बिजनेसमैन हैं, बनिए हैं। अच्छा। यहाँ पर जो है वडेरे नहीं हैं। ठीक है। यहाँ पर सुपर स्टार्स हैं हर आदमी सुपर स्टार है और अपने ज़ात में। वहाँ पर ये नहीं, वहाँ तो बदमाशी है। मतलब सहाफ़त में तो आप मतलब आपको 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, आप पूरी दुनिया के मसाइल का रोना रो रहे हैं, अपने बारे में अपने अखबार में एक सिंगल कॉलम खबर नहीं लगा सकते कि मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। आप वाटर बोर्ड की खबर लगा रहे होते 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है या फलां कोई ईद पर तनख्वाह नहीं मिली है, अखबार में नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत है। ठीक है ना, ये मतलब इतना मजबूर और बेबस है जर्नलिस्ट। और जिंदा क्या है सहाफ़ी जिंदा है, ये नारे तो हमने बहुत लगाए हैं, लेकिन खुद जिस जुल्म का शिकार हुए हैं वो बहुत तकलीफ दे है। लेकिन ये तो सहाफ़ती तंजीमों का काम था ना। हाँ, असल में पता क्या बुनियादी है, काम। हाँ गलती कहाँ पे हुई है, मुझे लगता है कि सहाफ़त में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो सरमायादार होता है, जो भी अखबार या वो निकालता है, वो अपने पास सबसे बड़ा ओहदा भी रखता है, जबकि सहाफ़त में ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़त में एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो होगा वही उसकी डमी तय करे, वही सारे मामला तय करे, और वो जो अखबार का मालिक हो वो एक फाइनेंसर के तौर पर हो, ठीक। जब तो जर्नलिज्म कहलाएगा। वरना तो ये सब एक वडेरे के मुलाजिम होते हैं हम सब, और उसके ग़ुलाम होते हैं, उसकी मर्ज़ी पे आते हैं। वो जब खड़े खड़े जब दिल चाहता है निकाल देता है, वेज बोर्ड और ये सारे मामला धरे रह जाते हैं। आप कुछ भी करते रहे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा आपका, ड्रामों से भी ताल्लुक़ रहा, फ़िल्म की तरफ कैसे आए आप? हाँ, फ़िल्म असल में मेरा पहला शौक़, बुनियादी शौक़ फ़िल्म ही था। अच्छा। और बचपन से मैंने फ़िल्में बहुत देखी हैं। अच्छा। शायद आप तो शोबिस लिखते हैं जी। मैं फिर भी दावे से कहता हूँ कि आपने इतनी फिल्में नहीं देखी होंगी। अच्छा। बचपन से मतलब मरीज़ होता है फिल्में देखने। मतलब 20 साल से मैं देख रहा हूँ आप। मैं आज भी डेली 2-3 फिल्में देखता हूँ। वाह। अच्छा। और हमेशा से मेरी आदत थी, अगर एक हफ्ते में किसी जुम्मे को 3 फिल्में रिलीज़ होती थी तो मैं तीनों फिल्में उसी दिन देखता था, आहा। पाकिस्तानी भी। जब इंडिया की फिल्में आना शुरू हुई थी, वीसीआर का दौर चला था, उस वक्त भी मरीजों की तरह एक रात में जो है 4-4 फिल्में देखने की आदत थी, और हर दूसरे दिन 4 फिल्में, तो फिल्में बहुत देखी हैं, हॉलीवुड की बहुत देखी है, इंडियन भी बहुत देखी हैं, पाकिस्तानी। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ़िल्म का मीडियम आपको लिखने की तरफ ले गया, शऊर दिया लिखने का। हाँ, फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदली है, फिल्म ने और किताबों ने। किताबें बचपन से दोस्ती हो गई थी, फिल्म बचपन का शौक़ था, इसके अलावा कोई शौक़ ही नहीं पाला ज़िंदगी में मैंने। या तो फिल्में देखता हूँ या किताबें पढ़ता हूँ। ये अच्छा। बिल्कुल तो मेरा भी बचपन यही हाल। से था आपको कि राइटर ही बनना है, या वक्त तय के हो गया साथ था, आया? वो तो बहुत तीसरी क्लास में तय हो गया था कि मुझे राइटर ही बनना है। कैसे ख्याल आया आपको आखिर बस इतनी जल्दी? हाँ, ये एक बड़ी मज़े की बात थी कि मैं बहुत छोटी उम्र में, मैंने बताया था गुफ्तगू में कि क्योंकि कुरान मैंने 6-7 साल की उम्र में पढ़ लिया था, तो अरबी पढ़ने की वजह से मुझे उर्दू पढ़ना आ गई थी, जबकि हमारी क्लास में बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आती थी, मुझे आ गई थी। मैं आराम से अखबार पढ़ लेता था, मेले वालों ख़त लिखता था, मेले सबके ख़त में लिखता था। एक छोटी सी बस्ती में रहते थे हम गरीबाबाद में। तो उसमें यह हुआ कि किताबें कबाड़ियों की दुकानों से इधर उधर से जमा करके, पैसे तो होते नहीं थे, नंगे पैर होते थे, चड्डियाँ पहन के घूम रहे होते थे, लेकिन सब बच्चे खेल रहे होते थे, मैं किताबें लेके दरख्त पर चढ़ जाता था और किताबें पढ़ता था। उस ज़माने में बचपन में ही मैंने मकसद वो जो क्या कहते हैं कि बच्चों का जो अंग्रेज़ी क्लासिक अदब है वो पढ़ लिया था, जो उर्दू में मुंतकिल हुआ था। फिर नौनिहाल, बच्चों के रिसाले, लाइब्रेरियाँ जो वहाँ पे उस ज़माने में होती थी, लाइब्रेरी में महीनों में खाली कर जाता था, फिर दूसरी लाइब्रेरी ढूंढता था, ये मेरी वो था। तो किताबें जो हैं वो शऊर देती हैं आपको, पता है मुझे वो शऊर किताबों ने दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, ज़िंदगी बनानी है। मैं एक मज़दूर का बेटा था, मुझे मज़दूर नहीं रहना था अपनी ज़िंदगी। ये इस्तिलाह मैं अक्सर मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मज़दूर का बेटा। मज़दूर का बेटा था मैं, और मैंने सोच लिया था कि मुझे मज़दूर नहीं रहना है, और मेरे बच्चों को भी मज़दूर नहीं रहना है, क्योंकि मेरे दादा भी फ़ौज से जब वापस आए तो रिटायर होते मज़दूर बन गए थे, उनके बाद सारे बच्चे उनके मज़दूर थे। तो ये तय कर लिया था बचपन में। तो फिल्म जो थी, मुझे पहली मरतबा फिल्म ने झटका दिया, जहाँ से मेरी एक सोच बदल गई। मैं बहुत छोटा था, इतना भी छोटा नहीं होगा अगर मैं फिल्म का नाम लूँगा तो आप नहीं यार इतने छोटे नहीं होंगे। एक फिल्म थी दहलीज, बिल्कुल। वो मैं अर्शी सिनेमा में स्कूल से भाग के मैंने वो फिल्म देखी, सुबह का शो चलता था, और फिल्म देख के पहली मरतबा मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये बनाता कौन है, अच्छा। उस आदमी का पता चलना चाहिए। सबसे अच्छी फिल्म मुझे वो लगी थी उस वक्त तक।
बाहर निकला, मैंने पूछा कि किसी से, वो जो टिकट बेचते होते तो मैंने पूछा ये फिल्म किसने बनाई है, मतलब इसको बनाने वाला कौन क्या होता है। 4-5 नाम लिखे थे, डायरेक्टर है, मौसीकार, मुझे ये भी नहीं पता था फ़र्क कि क्या है? मौसीकार बनाता है फिल्म या प्रोड्यूसर बनाता है या डायरेक्टर बनाता है। उसने कहा ये जावेद फाजिल साहब ने बनाई है। अच्छा। बस वो नाम मेरे दिमाग में बैठ गया। और उस दिन के बाद मैंने फ़िल्म देख के सबसे पहले स्क्रोल देखना शुरू किया फिल्म में कि बनाता कौन है, लिखता कौन है, म्यूज़िक किसका है, स्क्रीन प्ले किसने लिखा है, मुकाल में, ये मैंने याद करना शुरू कर दिया। और फिर देखा कि जो अच्छी फिल्म है उस डायरेक्टर की फिल्में देखना शुरू कर दी। ये आदत बचपन से मेरी हो गई थी। तो जावेद फाजिल की कोई फिल्म लगती थी बस हम पहुंच जाते थे, नज़रुल इस्लाम की फिल्म लगती थी पहुंच जाते थे, हसन अस्करी की फिल्म लगती थी पहुंच जाते थे। मतलब हालांकि इकबाल काश्मीरी की फिल्म बहुत बुरी लगती थी मुझे, लेकिन फिल्म नहीं छोड़ते थे कोई। पंजाबी फिल्में भी सारी देखते थे, इतना शौक था मुझे। चरदा सूरज, मैदान सब जगह सिनेमा में देखी है, डंडे खा के और एंटर खा के और वो लाइनों में लग के टिकने। तो उस वक्त मैंने तय कर लिया था दहलीज के ज़माने में कि मुझे बड़ा होकर डायरेक्टर बनना है, ठीक। और ऐसी फिल्में बनानी है। अच्छा। मैंने उस पर कभी कोशिश नहीं की। अब ऐसा लगता है कि वो कोशिश होने वक्त वाली आ रहा है कि अब मैं डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा, और मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाई है मैंने अभी, फिल्म डायरेक्ट करूंगा मैं। क्या नाम है शॉर्ट फिल्म का? उसका नाम है गलती, एक छोटी फिल्म है नेट के वो लिए। कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में भी आपने भेजी है शायद। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं अब फीचर फिल्म की तरफ, फिर मैं फिल्म लिखना चाहता था, और मैं सब मुझे समझते थे यार ये औरतों के रोते धोते ड्रामे लिखने वाला आदमी है। तो मैंने फिर टेलीफिल्में लिखना शुरू की, और 60-70 टेलीफिल्म 60-70 टेलीफिल्में लिखी मैंने मुख्तलिफ चैनलों के लिए। और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं फिल्म ही का आदमी हूँ, ठीक। क्योंकि वो जो टेलीफिल्में थी वो ज़्यादातर फिल्मी उसमें थी, और बहुत कम कैरेक्टर्स की फिल्में लिखा करता था मैं, 2 कैरेक्टर की, 3 कैरेक्टर की। फिल्म में ड्रामा लिखने का मूड तो नहीं ना जो हो रहा है आजकल? नहीं, मैं ड्रामा लिखता ही नहीं, वो ड्रामा बन जाता है। मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरा ड्रामा कभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे नाराज़ होते हैं जब हम ये बात करते नहीं, हैं। मैं जब भी ड्रामा लिखता हूँ, मेरा ड्रामा ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं होता है। ठीक है। मेरा ड्रामा हमेशा फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि बनता ड्रामे की तरह है। बनते ड्रामा। जैसे आप फिल्म लिखवा के आजकल और उसको जब फिल्म बनाने जाते हैं तो ड्रामे ही की तरह बनाते हैं। जी। तो वाला अलमिया है स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ। मतलब ये अलमिया है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ये होगा। असल में पता अब क्या है, घर की गवाही है। हाँ, इनका कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हम लोग हैं, सब लोगों ने बैठकर जो है पिछले 30 साल में फिल्म जो है टीवी स्क्रीन पे देखी है। हमने इंडिया की सारी फिल्में टीवी स्क्रीन पे देखी हैं। ये तो अब खुली है ना कुछ फिल्में कुछ अरसे के बाद। तो हमारा विजन जो उस डब्बे से बाहर निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर हम जाके जैसे इकबाल काश्मीरी को ले लें आप, बहुत वो डायरेक्टर है, बड़ी कमाल की फिल्में भी बनाई है उस आदमी ने। उस आदमी ने टीवी पे फिल्म देख के फिल्म नहीं बनाई है, वहीं स्टूडियो में रहा, उसने बड़े स्क्रीन पे चीज़ें सोची हैं, उसी तरह उसने फिल्म बनाई है। हमारा डायरेक्टर का अलमिया ये है कि वो फिल्म सिनेमा पे जाना तो गुनाह समझता है, जब तक प्रीमियर में नहीं बुलाया जाएगा वो फिल्म नहीं देखता। वो मीडिया का जो आदमी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, वो अपने पैसे खर्च करके बहुत अब जाने लगे हैं, थोड़ा सा पैशन शुरू हुआ है। तो आपके ड्रामे में ये अच्छा, फिर प्रैक्टिस सारी, तरबियत सारी वो है, जब आपने जो है एक कुएं के अंदर तैरना सीखा है तो आप समंदर में जाके तो परेशान हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो आप उसी वहाँ पे भी जाके आप दायरे में ही घूमेंगे। तो वो वाला अलमिया है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें तो हैं, इसको तो आप कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने 6-6.5 हज़ार कोई कहानी लिख दी अब तक के कैरियर में, 150-200 ड्रामे लिख दिए, 70-80 टेली फिल्में लिख दी, 17-18 नॉवेल लिख दिए। तो अब ज़िंदगी किस तरफ ले जा रही है आपको? 2 ही काम हैं जो मुझे करने हैं अभी। एक जो सोचा हुआ है, दूसरी शादी तो नहीं करनी? नहीं, दूसरी शादी नहीं करना है। एक शादी की है मैंने, एक ही बहुत होती है, एक ही नेक होकर। हाँ, नहीं, वो एक ही काफ़ी है, और वो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। ठीक। तो अपनी पसंद से शादी की है, और वो मैं उस फैसले पे बहुत मुतमईन रहा मैं ज़िंदगी। ऐसे हाँ, ज़रा मजाक कह रहा हूँ। वो बेगम का तस्करा है तो थोड़ा सा घर पे भी जाना है ना। जी जी। तो मुझे भी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन रहा, ईमानदारी की बात है, मेरा फैसला बहुत अच्छा था। मोहब्बत की शादी की थी मैंने, और बड़े अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी उस औरत ने मेरे लिए। ज़िंदगी में तमाम मसाइल के साथ रह के मुझे वो आसानियाँ फराहम की। बहरहाल आगे चलते हैं। मैं ज़िंदगी जो लेके जा रही है मुझे, ज़िंदगी मुझसे फिल्म ही डायरेक्ट करवाएगी। मैं फिल्म ही का आदमी हूँ। अभी मैं कुछ फिल्में लिख रहा हूँ, एक नया फिल्म डायरेक्टर मिलने वाला है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह। लेकिन मैं उस तरह की फिल्में नहीं बनाऊंगा जिस तरह की फिल्में जिसको आप कमर्शियल फिल्म कहते हैं। मैंने ये सोच रखा है कि मैं वैसी फिल्में बनाऊंगा कि जिसको शायद लोग देखने ना आए, लेकिन उससे फ़ख्र करेंगे। पैरेलल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा कह लें उसको, आप उसको मतवादी सिनेमा कह लें, आप उसको आर्ट सिनेमा कह लें, आर्टिस्टिक सिनेमा कह लें, जो भी कह लें। लेकिन हमारे ही कुछ दोस्तों का ख्याल है, जो आपके हमारे मुश्तरका फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, कि इसके लिए ये माशरा और ये मार्केट अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं हो, मैं शायद 100 बरस तक तैयार नहीं होगी।
लेकिन अब वो काम तो करना पड़ेगा। काम तो बिल्कुल। आपके माशरे में लिटरेचर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन लोग नावल लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, अफसाना लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपके यहाँ डाइजेस्ट चलता है, कमर्शियल राइटर, कमर्शियल स्क्रिप्ट वो चल रही हैं कहानियाँ, इसका मतलब या आप जो समझ लें कि पॉप फिक्शन अगर आपके यहाँ मकबूल है, इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि आप नावल लिखना छोड़ देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लिखने का सिलसिला होता है उसमें एक वक्त महफूज होता है, मतलब कि इसी वक्त जो है ख़ास वक्त होता है कि इसी वक्त लिखना है, जैसे सुबह, रात या शाम में? अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। आम लोग, हर आदमी का अपना मुख्तलिफ तरीका होता है। मेरे साथ कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहा कि मुझे कोई वक्त मुकर्रर करना पड़ा हो। मैं 24 घंटे में किसी वक्त भी लिख सकता हूँ, और उस वक्त ख़ास तौर पर नहीं लिख सकता जब मुझे कोई काम देना होता है। अच्छा। ये एक मज़े की सिचुएशन है। अगर आप टाइम लिमिट साथ आ जाए ना, फिर नहीं लिखा जाता नोट्स कि यार रखते हैं परसों अपने चाहिए। पास के नोट नहीं, कर ले नोट कोई भी चीज़? नहीं। नहीं करते, सोचते हैं, लिखना शुरू करते हैं, वो एक गाड़ी वो चल। एक हालत कैफियत होती है ना, कैफियत की हालत में होते हैं। मैंने बसों में बैठ के भी कहानियाँ लिखी हैं मैंने। अच्छा। और किरदार तो ये चुन रहे होते हैं ना सोसाइटी से, जैसे किरदार हमारे एक इर्द गिर्द वक्त हैं में इनका। जो है वो, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर ही काम करते हैं, या मुख्तलिफ जो भी असल थॉट्स में आए वो हमारी लिखते हैं? प्रॉब्लम ही यही है कि हमें मजबूरन अपने माशी मसाइल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि कॉपीराइट आपका नहीं है, आपको वो पैसे नहीं मिलते हैं आपके काम के, वो मुआवजे नहीं मिलते हैं आप जो भी एक तख्लीकार को मिलने चाहिए, तो मजबूरन हमें एक वक्त में कई चीज़ें करना पड़ती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है इन द एंड कि आप उस मयार का काम कर नहीं पाते जिस मयार का करना चाहिए। ये बहुत आप जानते होंगे दुनिया भर में ऐसे होता है, एक नावल लिखने के लिए किसी राइटर को किसी प्रोफेसर मकाम पर भेज दिया जाता है, वो 2-4 महीने वहाँ रह के अपने आप को कंपोज करता है, फिर कहानी कंपोज करता है। जी। आपके यहाँ तो अच्छा, उसके इतने पैसे मिलते हैं वो साल भर बैठ के खाता है। हमारे यहाँ ये तजर्बा, एक अदीब को ये सहूलत हासिल हुई, देखने वालों की मालूमात के लिए बताता चलूँ, अब्दुल्ला हुसैन, जिन्होंने उदास नस्लें, जब उनका उदास नस्लें नावल बहुत मकबूल हो गया, तो फिर उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये सहूलत दी गई कि वो जाएं किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे और कोई नावल लिखें, और फिर उन्होंने कुछ नावल ऐसे ही लिखे। है। तो अच्छा, चूँकि वो एक बड़े इदारे में जॉब करते थे तो उनके वाले माशी मसाइल भी नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ कलमकार के लिए माशी मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि उसको कॉपीराइट, ज़ाहिर पाकिस्तान में उस तरह उस पर अमल नहीं होता। आप जो चीज़ किसी के लिए लिखते हैं तो उसकी ज़िंदा हयात बल्कि क़यामत तक के हकूक़ उसमें एग्रीमेंट में लिख दिए जाते हैं कि जी अब हमारे हो गए, सीडी भी हम बनाएंगे, इसकी बेचेंगे भी बाहर, दूसरे चैनल पर भी भेजेंगे, इसको चाहें तो नाक यूँ कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक आपके यहाँ अलमिया है, जिसकी वजह से उसका वो मुआवजा या जो बार बार उसके कॉपीराइट के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए वो आपके तख्लीक़कार को नहीं मिलते, ना एक्टर को मिलते हैं, ना डायरेक्टर को मिलते हैं, ना प्रोड्यूसर को मिलते हैं, ना डीओपी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। इसका नतीजा है कि आपको आप माशी तौर पर मजबूत होते ही नहीं हैं। नहीं। जब आप माशी तौर पर मजबूत ही नहीं होंगे तो आपको बैक पर कई काम करना पड़ेंगे। एक वक्त में 4 सीरियल लिखना पड़ते हैं, एक वक्त में आप 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आपको अपने शौक़ भी पूरे करने हैं, किताब भी लिखनी है, तो उसके लिए अलग उसी के दरमियान टाइम निकालना पड़ता है। तो आपके यहाँ बड़ा काम कैसे सही। अच्छा, एक तसव्वुर ये भी बन गया है, और हम डाइजेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप डाइजेस्ट के रास्ते से फिर ड्रामे की स्क्रीन और फिर फिल्म तक आप आए, तो इस वक्त जो ड्रामे के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ये समझी जा रही है, जो कि किसी हद तक मुझे तो ठीक लगती है, सना, जिस तरह हमने पहले भी बात की मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, कि डाइजेस्ट राइटर जो एक निचली सतह पे था, उसको आपने उठा के जो है वो स्क्रीन दे दी। तो इसमें किस हद तक सदाकत है, और आप क्या किस तरह देखते हैं इसको? आप भी तो डाइजेस्ट की तरफ से हैं। मैं ज़नाना डाइजेस्टो से नहीं आया, पहली बात, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और मैं जिस मर्दाना डाइजेस्टो में लिखता रहा, या बच्चों के डाइजेस्टों से, बच्चों के रिसालों में लिखता रहा, तो मेरे डाइजेस्टो में जो कहानियाँ जो हम लिखते थे वो इन ख़वातीन के डाइजेस्टो से मुख्तलिफ थी। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आ जाता है। जी। पूरी दुनिया में पॉपुलर फिक्शन के ऊपर फिल्म बनती है, ड्रामा भी बनता है, और उन अपने समाज के हिसाब से बनती है। आपके यहाँ भी पॉपुलर फिक्शन डाइजेस्ट की शक्ल में है, ठीक है ना, रोमानी नावल की शक्ल में या डाइजेस्ट की शक्ल में है। तो इस पे भी आपके यहाँ उसी तरह बनेगा, क्योंकि वो आपका व्यूवर वही है, रीडर। नहीं, लेकिन देखिए, मैं बता रहा हूँ, आगे चलो ना भाई। अच्छा, अब अगर आप ये समझते हैं कि वो जो लिटरेरी सतह से नीचे की कहानियाँ हैं वो इन डाइजेस्ट राइटर्स के ज़रिए उसमें मीडिया पर आई, तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि आप जब लिटरेचर पे कुछ बनाते हैं, आपके पहले तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लें कि आपके यहाँ लिटरेचर भी उतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा।
जिस पे फ़ख्र कर सकें। बिल्कुल। ना आपके कोई बड़ा नाविल आया। कुछ अरसे से ऐसे ही है। अच्छा, ये अलमिया है, मैं आ जाऊँगा ज़रा, मैं एक बीच में एक ज़िमनी बात कर दूँ। ये सिर्फ ड्रामे की हालत ज़वाल पज़ीर नहीं है। आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में ये ज़वाल पिछले कोई 2 या 3 या 4 या 5 दहाइयों से ये जारी है। ज़िया-उल-हक के दौर से समझ लें हम, चलें, हमें फ़ैशन है ना गाली बकना उस आदमी को, वहाँ से शुरू हो गए हम लोग। और वो आपने कहा कि जी वहाँ से शुरू हुआ जी फ़न, तो उसके बाद आपका कोई अच्छा बड़ा मुसव्विर पैदा नहीं हुआ, बड़ा आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, अदाकार पैदा नहीं हुआ, मौसीकार पैदा नहीं हुआ उस 30-40 साल के दरमियान में। इसी तरीके से आपके कोई बड़ा आर्किटेक्चर पैदा नहीं हुआ, कोई बड़ा जर्नलिस्ट सामने नहीं आया निकल कर। तो मुख्तसरन इसकी वजह क्या समझते वजह इसकी ये है कि आपका पूरा माशरा जो है एक कहत रजाली के दौर में है। आपके माशरे में लोगों की ये सोच ही नहीं है कि हमें ग्रो करना है। लोगों को जब ये समझा दिया जाता है कि जी ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ज़िंदगी तो आपके मरने के बाद शुरू होनी है, तो आप उस ज़िंदगी की कदर ही नहीं करते और आपका सिलसिला कहीं और से शुरू हो जाता है। आप फ़न के बारे में, आप आर्ट के बारे में, आप लिटरेचर के बारे में, मुसव्विरी के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते। फिर आपके माशरे में फ़िल्म, टीवी, ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक, रक्स ये गुनाह है। तो जो लोग वो ये गुनाह का काम कर रहे हैं, तो उनके दिल से पूछे कोई कि वो काम भी करके लाते हैं, उससे कमाते भी हैं, उससे गुजारा भी करते हैं और माशरे में वो बातें भी सुनते हैं उसके अंदर। तो आपके ये चीज़ें पनप नहीं सकती। बिल्कुल। पहले तो चलें जी, बातें जो हैं वो तो हमारी इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ जो है वो एक छोटा सा वक्त हुआ है जो है ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चाय खाना। जी जनाब, तो ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बहुत ही अच्छी बात हो रही थी, तो वापस यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जो बात हमारी हो रही थी। जी, आप डाइजेस्ट की जो बात जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं वहीं अपनी बात के उसके कंक्लूजन पे आता हूँ। तो आपके डाइजेस्ट से जो राइटर आए और उसमें सब तो ज़ाहिर बुरे नहीं थे और सब बहुत अच्छे भी नहीं थे, लेकिन अच्छे राइटर आपको वहाँ से डाइजेस्ट से ही मिले आपके ड्रामे के लिए। असल में आपका ड्रामा जो रेटिंग लेने वाला ड्रामा है, जो आप जिसके लिए बना रहे हैं, वो अगर ड्रामा देख रहे हैं, इसका मतलब है आपका राइटर कामयाब है। ऐसे में आपके पास लिटरेरी लोग जितने भी हैं, इनके ड्रामे जो बने वो सब फ्लॉप हो गए। मकसद आपके पास अमजद इस्लाम जब भी जिंदा मौजूद हैं, असगर नदीम सैयदी मौजूद हैं, नूदा शाबी मौजूद हैं। मकसद एक लाइन है, हसीना मोइनी मौजूद है। एक आध काम, दो काम, चार काम हिट हुए, चले तो वो नहीं देखे गए। इसका मतलब ये कि ये जो डाइजेस्ट के राइटर हैं, इनकी जड़ें वहाँ मजबूत हैं उस वीवर तक। तो इनमें बहुत अच्छे नाम निकल के आए, इन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे भी दिए। मकसद जितने भी पिछले 8-10 साल में जो अच्छे ड्रामे थे वो इन्हीं ख़वातीन ने लिख कर दिए। लेकिन चूँकि मतलब उमैर अहमद का नाम लोग उसको ताना समझते हैं, मुझे नहीं लगता। मैंने उनका ड्रामा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि वो अच्छा लिखने वाली हैं। खलील रहमान कमर डाइजेस्ट से आए, वो बच्चों के लिए गाने लिखते थे। वो भी ऐसा नहीं था कि वो लिटरेरी बैकग्राउंड से आए थे। और फसी बारी खान वो बच्चों के लिए लिखते थे हमारे साथ, वो भी इसी तरह वहाँ से निकल के आए। ये शनाख्त बनाना बेकार है। अच्छा राइटर समीना आजाद बहुत अच्छी राइटर है, ड्रामा डाइजेस्ट से आई हैं, बहुत कमाल के ड्रामे लिखती हैं। निमरा बहुत शानदार राइटर हैं, अपना वो ड्रामे लिख रही हैं, बहुत अच्छे लिख रही हैं। मौज़ूआत के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि जिनके मौज़ूआत महदूद है क्योंकि उनका विज़न महदूद है। लेकिन मसला ये है कि आपके ड्रामे के चैनल के मालिकान को चाहिए यही, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए यही। उनको ज़रा से दास्तान ड्रामा बना था, बिल्कुल 0 रेटिंग, किसी ने देखा। इतनी मेहनत से बना हुआ ड्रामा। देखें, हमने आज डाइजेस्ट वालों के लिए पूरा फोरम दिया है कि कोई ये दोस्त हमारा ना सोचे कि हम डाइजेस्ट वालों को बुरा बोला। डाइजेस्ट वालों ने बहुत अच्छे ड्रामे भी दिए हैं। और आपको पता है डाइजेस्ट राइटर्स को लेकर कौन आया था? कौन? नूरुल हुदा शाह। ये उनका विज़न था कि इन ख़वातीन को उठा के लाया जाए, क्योंकि ये ख़वातीन उसी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिस तबके में हमारा ड्रामा देखा जाता है।
जो लिटरेरी आदमी है वो दुनिया से कटा हुआ है, वो आवाम के लिए लिखता ही नहीं है। वो अपने 4 दोस्तों के लिए लिखता है, 4 दोस्तों को सुना के खुश होता है। ईमानदारी की बात। लेकिन दुनिया में तो ऐसा नहीं है। ये दुनिया में नहीं है, हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हम तीसरी दुनिया नहीं, हम 5वीं 6वीं दुनिया है। हम अभी हम तीसरी दुनिया बनने के लिए हमें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी कि हम अभी तो आपकी माशी हालत ये हो चुकी है कि आप जो है आपसे बहुत आगे जा रहा है बांग्लादेश बिल्कुल बहुत आगे जा रहा है। आपकी माशी हालत ये है। असल में आपके यहाँ देखें लीडर पैदा नहीं होता, लीडर ही पैदा नहीं होता। आपके यहाँ सियासतदान वो पैदा होता है जिसका ज़िंदगी का वाइड टारगेट जो होता है कि मुझे हुकूमत में आना है। बिल्कुल उसके पास कोई प्लान नहीं होता, इस कौम को किसी सिम्त ले जाने का वो नहीं होता। आपके यहाँ लाइब्रेरी वो नहीं बनाता। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी बातें सुन। आपकी एजुकेशन को डेवलप नहीं करता, वो आपकी सोच मैनेज नहीं करता। आप सड़क पे निकल जाएं तो ये आपके यहाँ वाशरूम नहीं है, उसका ध्यान इधर है ही नहीं किसी का भी। जब आपके लीडर पैदा नहीं होता तो आपके यहाँ आर्टिस्ट भी पैदा नहीं होगा, आपके यहाँ मुसव्विर भी पैदा नहीं होगा। आपके लेकिन कथा कलामी माफ इब्ने आस इन मौजूआत पर बहुत छोटे बजट में पड़ोसी मुल्क ऐसी ऐसी फिल्म बना रहा है, हम कब शुरू करेंगे? देखिए वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनके पास सिनेमा बहुत हैं, उनके पास फाइनेंसर बहुत हैं, उनके पास मार्केटिंग के इदारे बहुत हैं। आपके पास तो 4 आदमी हैं सिर्फ जो फिल्में बना रहे हैं, साल में 2 फिल्में बनाते हैं बेचारे या 1 बनाते हैं। आपके पास आपके यहाँ तो मकसद सिनेमा पे हमले होते हैं भाई। आपके यहाँ सिनेमा देखना गुनाह है। मैं अपनी बेटी को अकेले सिनेमा नहीं भेजूँगा, वहाँ पर भेजते हैं इंडिया में। अच्छा, फिर वहाँ पे हर मौजू पे काम हो रहा है, वहाँ पे 1000 फिल्में बनती हैं। तो मुझे अभी ये जो एक इंडिया की फिल्म में लिख रहा था, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि BA पास जो है वो बमुश्किल 90 लाख रुपए की फिल्म बनी हुई है इंडिया में। बिल्कुल वो हमारे अगर उसी फिल्म को डेवलप किया तो हमारे यहाँ 7-8 करोड़ से कम पे सोचा ही नहीं जाएगा। हम 1 करोड़ की फिल्म बनाने का तस्वुर ही नहीं करते हैं। अभी कताक्षा बनाई है, अली सद्दार शाह हमारे दोस्त हैं, बहुत जीनियस आदमी है, और तेवर बनाई है। तो इसने बताया कि भाई आप छोटे बजट की फिल्में आप बनाएं। आप 12 करोड़ की फिल्म बनाने के बाद आप 2 साल बाद एक फिल्म बनाएंगे तो आपका सिनेमा कैसे डेवलप होगा? भाई आपको हर मौजू की फिल्म चाहिए, छोटे छोटे मौजूआत की फिल्में चाहिए। मकसद आप हमने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये छोटी फिल्में हैं, ये ड्रामा लगती हैं। अब भाई आपके यहाँ जो फिल्म बन रही है इन हालात में, इन मसाइल में, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी सही बात, कोई फिल्म बना रहा है। बिल्कुल। ये देखें ना, जब से पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की नुमाइश यहाँ बंद हुई है, हमारी स्क्रीन्स खाली नहीं हुई। पाकिस्तानी फिल्म साज काम कर ही रहे हैं ना, तो तभी फायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की फिल्म आनी चाहिए, क्योंकि जब तक कंपटीशन ना हो तो आप खाले डोले शोले कैसे बनाएंगे? सामने मद्दे मुकाबिल होना चाहिए। मुझे हमेशा याद है कि नूरजहां फिल्म लगी थी, उसके सामने पाकिस्तानी एक फिल्म लगी थी, छोटे बजट की, मेहंदी लगी मेरे हाथ, संगीता की, और उसका रशी ख़त्म नहीं हुआ था। गोल्डन जुबली की थी शायद, पता नहीं सिल्वर जुबली से बहुत आगे निकल गई, बिल्कुल, ठीक है ना। और नूरजहां कुछ ही दिनों में, नूरजहां बड़े बजट की फिल्म थी। इसी तरीके से जब एक सिलसिला फिल्म आई थी, कौन सी आई थी याद होगा जी, सिलसिला तेरी यादों का शायद, एक फिल्म रीना राय की एक फिल्म आई थी, उसके साथ भी यही असर हुआ था कि उसको देखने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान की एक छोटे बजट की फिल्म थी वो। तो हम जब भी असल में हमारा मसला क्या है, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक सामने इंडिया नहीं आएगा या सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। अच्छा मद्दे मुकाबिल चाहिए, यानी जज्बात का मुश्तैल होना बहुत ज़रूरी है। हम इश्तियाल में जो है कुछ बड़ा काम करके दिखाते हैं। तो सामने एक फिल्म लगी हो सलमान खान की, तो इधर हुमायूं सईद की लगी हो तो हम हुमायूं सईद की फिल्म को प्रेफर करते हैं। मुकाबला चाहिए होता है हमेशा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि हम सलमान खान की तरफ मरूब होके चले जाएंगे। ये देखिए वो चूँकि वो एक बड़ा स्टार है और वो सब कॉन्टिनेंट में बड़ा स्टार है, क्या है दुनिया में वो इंडस्ट्री मानी जाती है। वैसे आपका मुकाबला ही उनसे, अगर इंडिया की फिल्म यहाँ पे लगती रही तो हम बड़े आसानी के साथ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे लगता है इब्ने आज़ भाई, इन दिनों कंटेम्प्रेरी सिनेमा में अभी तक जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता हमारा कोई उनसे मुकाबला है। नहीं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा करेंगे। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम मुकाबला करने की कोशिश में कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा बहुत ज्यादा आगे चली गई है, बहुत स्ट्रांग है सिनेमा, किसी से भी कम नहीं है, अभी भी स्ट्रांग है, हकीकत बात है। और हमने अभी भी हम बहुत स्ट्रांग हैं। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं, खुदरो टैलेंट है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि मकसद हमें कहीं सीखना पड़ता है। हमारे पास से मुसव्विर जो भी निकल रहे हैं, जो भी एक्टर हैं, मौसीकार हैं, म्यूजिशियन, जो भी राइटर हैं, ये खुद डेवलप होते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि बड़े अदीब पैदा नहीं कर सके, बड़े मुसव्विर, तो इसी तरह बड़े फिल्म मेकर भी हम पैदा नहीं कर सके। जब तक आप मुकाबला नहीं शौकत हुसैन रिजवी कितने हैं हमारे पास? भाई इसीलिए नहीं है कि शौकत हुसैन रिजवी ने, रियाज शाहिद कितने हैं? ये रशियन अदब के ज़माने में बड़े हुए थे। आप यकीन करें, रशियन अदब आपकी गली कूचों में मिलता था उस ज़माने में। शौकत सिद्दीकी ऐसे थोड़ी डेवलप हो गया, उन्होंने वो पढ़ा और उससे कुछ बड़ा लिखने की कोशिश की। सादत हसन मंटो मुकाबला चलता था, मोपसा उसके साथ साथ चल रहा था।
आपके पास हुआ क्या है कि अब आपके पास दुनिया का लिटरेचर जो है अगर मुंतकिल हुआ है तो डाइजेस्टो से हुआ है। आपके यहाँ दुनिया का अदब जो ताज़ा अदब है वो मुंतकिल ही नहीं हो रहा, जी। कोई तर्जुमा नहीं कर रहा है। तो आपके अदीब इसी को तो रो रहे हैं हम कि डाइजेस्ट खा गया सारी चीज़ों को। नहीं, मसला है ना कि लिटरेचर ने वो काम नहीं किया, डाइजेस्ट को करना पड़ा। अगर लिटरेरी काम मतलब मैं अक्सर उस पर ये बहस होती है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी कहानी आवाम से दूर क्यों होती है, आपका लिटरेचर आवाम से दूर क्यों होता है, आवाम के करीब क्यों नहीं होता, आप 4-6 लोगों के लिए क्यों लिखते हैं? जब 4-6 लोगों के लिए लिखेंगे तो ज़ाहिर है उसमें बड़ा कैसे डेवलप होगा। यानी एक जवाल हमारे यहाँ अदब की या दीगर शोबों की भाई आप पूरे तरक्की पसंदी का जवाल भी है बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ 3-4 नावल नहीं आए पिछले 10 साल में, कोई बड़े नावल। मुझे याद है कि अभी बल्कि मैं आतिफ का प्रोग्राम देख रहा था, वो सही कह रहा था कि वो खुर्शीद का नावल आया, रफाकत का नावल आया है, रफाकत है या यार, काशिफ का नावल आया है। मैंने दोनों नावल पढ़े, रफाकत वाला नहीं पढ़ा, काशिफ वाला और वो पढ़े। तो काशिफ का नावल बहुत मेच्योर था और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो दुनिया का लिटरेचर तर्जुमा करता है जी, वो पढ़ता है जी। अभी खुर्शीद पढ़ता तो है लेकिन उसने तर्जुमा नहीं किया अभी, लेकिन जब काशिफ ने किया तो उसका विजन थोड़ा ज़्यादा फैला है। इसी तरह रफाकत एक जेन्युइन बिल्कुल जेन्युइन वो है, नावल निगार है वो। अब मसला क्या है कि उसने इतनी मेहनत के बाद एक नावल लिखा, उसका तो है कहाँ? हाँ बिल्कुल, आपका माशरा उसको मकाम दे क्यों नहीं रहा? भाई यहाँ मैं अगर एक इजाफा करूँ, फहमीदा रियाज, जी फहमीदा का नावल देखिए, किला फरामोशी, क्या मतलब गजब का नावल, अनवर सनराय का नावल था, लोगों ने लिखे नावल, ऐसा नहीं कि नावल। मसला ये है कि वो नावल उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। नहीं, वो असल में अवाम ने उसको कह दिया कि ये हमारा नहीं है। हाँ, किला फरामोशी भी तो किसी ने बात ही नहीं की, होगी भी नहीं, क्योंकि आपने अवाम के लिए लिखा ही नहीं है। अवाम ने कहा कि हमारे लिए नहीं लिखा है तो हमारे लिए डाइजेस्ट होता है, हम डाइजेस्ट पढ़ेंगे। हाय हाय, यह ना मसला है ना। आप जरा आए, मतलब इब्ने सफ़ी आज भी 30 साल के बाद भी जिंदा हैं, वजह आप उनको लिटरेचर माने या ना माने, वो लिटरेचर है, ठीक है ना। उर्दू लिटरेचर है, जासूसी लिटरेचर जो भी है वो जिंदा है। वही इब्ने सफ़ी का नावल जो है आज भी डिस्कस होता है, वो चल भले से जासूसी नावल है, अगाथा क्रिस्टी डिस्कस होती है तो इब्ने सफ़ी भी डिस्कस होता है, क्योंकि वो आवाम की सतह पे आके बात की है। तो अदीब को क्या ये प्रॉब्लम है कि वो आवाम की सतह पे आकर अपनी बड़ी बात नहीं कर सकता, बड़ी बात को छोटे अंदाज में नहीं समझा सकता? मंटो ने यही तो किया था, मंटो ने यही किया, और क्या किया था इसमें चुगताई ने, और क्या किया था? बिल्कुल। तो अब चूँकि गुफ्तगू हमें अब सिलसिला आगे इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो कुछ बताइए। अब आगे हमने इतनी बातें की हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम बातें की हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी गए हैं आप, लेक्चर्स भी दिए हैं, तो क्या लगता है आपको नौजवान नस्ल से क्या उम्मीद है? मकसद ब्रिलियंट ख्वाब देखने वाले आगे नहीं, आगे जो लोग आ रहे हैं वो ये जो बड़ा मज़े का जुमला है। मैं चूँकि खुद ख्वाब देखने वाला आदमी, मैंने सारी ज़िंदगी ख्वाब देखे हैं, ख्वाबों की ताबीर पाई है। तो मैं जो यूनिवर्सिटी में गया हूँ, लेक्चर दिए हैं, हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने लेक्चर दिए हैं जो एजुकेशन में मुझसे ज़्यादा थे। मैंने एमए नहीं किया लेकिन एमए के स्टूडेंट्स को मैंने लेक्चर दिए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मकसद आगे आने वाला वक्त जो है बहुत शानदार है। वो ऐसा वक्त है, मकसद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के कि हम फ़ख्र करेंगे, एक से एक जीनियस बच्चा है। एक मकसद वो वहाँ जाके हम जहाँ सोचते थे वो उनके लिए बहुत इब्तिदाई बातें हैं, वो बहुत आगे जाके सोच रहे हैं, आगे सीख रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, वो किताबें भी पढ़ रहे हैं, वो टेक्निक में बहुत आगे हैं। इंटरनेट पर पूरी दुनिया उनके सामने खोल दी है। उनको जो चीज़ चाहिए अब किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बटन दबाया, वो चीज़ सर्च की, वो आपके सामने आ जाती है, आप बिल्कुल सही बात है। तो अब क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो आखिर में ये बताएं कि इजाज़त ले लेते हैं, वक्त बिल्कुल, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बस आपसे इतना कहेंगे कि आप इसी तरह आते रहें गाहे बगाहे, हमारी चाय जो कि हम दूसरी बार भी आपको पिला सकते हैं, और इसी तरह गुफ्तगू होती रहे और हम आपसे सीखते रहें। बहुत अच्छा लगा। मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और मेरी बातें हमारे लिए बाइस से मुसरत है वो किया। और अपने देखने वालों से भी इजाज़त लेनी है इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये कोशिश है कि आपके लिए हम जो है ऐसे मेहमान जो हमारे माशरे की आँखें भी हैं, कान भी हैं और इस माशरे के रहनुमा भी हैं, सकाफ़ती तौर पे, ख़ास तौर पे, समाजी तौर पे, अदबी तौर पे, और सबसे बड़ी बात ख्वाब देखने वाले लोग हैं। हमें ख्वाब देखने वाले लोगों की और उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की ज़रूरत है, जो इब्ने आज़ जैसे लोगों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। तो अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तो देखते रहिए चाय खाना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।